चलो सर। तो आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले अपन अपना मंत्र, जिससे हमारा जीवन, जिससे हमारा कर्तव्य जुड़ा हुआ है, उसको दोहराएंगे। उसके तत्पश्चात अपन आज क्लास चालू करेंगे। ठीक है, तो सब लोग अपने अपने स्थान पे सीधे बैठ जाएं, लंबी गहरी सांस लें और मेरे साथ मंत्र बोलेंगे। न त्वं काम्ये राज्यम, न स्वर्गम, न पुनर्भवम, काम्ये दुख तप्तानाम, प्राणिनां मार्ति नाशनम। ना मुझे राज्य की कामना है, ना मुझे स्वर्ग की कामना है, ना मेरी कामना है कि मुझे पुनर्जन्म मिले। मेरी कामना सिर्फ यही है कि मैं दुख संतृप्त आत्माओं एवं प्राणी मात्र के दुखों का नाश कर सकूं। यही हमारा जीवन होना चाहिए और यही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। मैं आप लोग सबको एक बात बताना चाहूंगा। जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तो मैं 10वीं 12वीं के बच्चों की ट्यूशन पढ़ाता था और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मैंने अपना पूरा एमबीबीएस किया है और उसी से मेरे पैसे आते थे, काफी कुछ काम हो जाता था मेरा। ठीक है, पर आज की तारीख में मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास परिवार है, बड़ी गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, पैसा है, बैंक बैलेंस, सब कुछ है। और इस सब के लिए जो मैंने जो किया है वो क्या किया है, सिर्फ ईमानदारी से काम किया है। तो मेरा आप लोग से भी आग्रह होगा, हो सकता है आप लोग के पास ये भी बहुत सारी परेशानियां हो, पर आप लोग उस परेशानियों से डरना मत। ईमानदारी से पढ़ाई करना, अच्छा करने का संकल्प लेना, उसको करने का प्रयत्न करना। मैं बता रहा हूँ, जब आप मेरी जगह पे होगे तो मेरे से ज्यादा सफल होगे और मेरे से ज्यादा लोगों की प्रेरणा बनोगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अब आज की क्लास चालू करता हूँ। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है मेडिकल फार्माकोलॉजी पढ़ना। मेडिकल फार्माकोलॉजी में दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। एक होता है फार्माकोकाइनेटिक्स और एक होता है फार्माको डायनेमिक्स। और जब हम इसकी बात करते हैं तो फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। ठीक है ना। तो यही दो लाइनें हैं जो मैं केडीटी की लेता हूं। अदरवाइज केडीटी को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। मेरा भी आप लोग से आग्रह है कि केडीटी मत पढ़िएगा। पढ़ना हो तो मेडिकल फार्माकोलॉजी की किताब पढ़िएगा। जिस किताब के टाइटल में मेडिकल फार्माकोलॉजी लिखा हो वही पढ़िएगा बस। उसमें मैगजीनेल वाली जो पिछली बार किताब बताई थी वो सबसे अच्छी किताब है, वही पढ़िएगा। तो अब आज हमारे अगले एक दो क्लास तक हमारा पूरा ध्यान इसी टॉपिक पे रहेगा। ये हमारा आज का उद्देश्य है। ठीक है, तो व्हाट डज दिस डायनेमिक्स इंक्लूड। फार्माकोडायनेमिक्स इंक्लूड्स mechanism of drug action, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, इन इफेक्ट्स के कारण उसके इंडिकेशन क्या होते हैं, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं, उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होते हैं। ये दोनों हमने पढ़ लिए। तो इसके बाद उसकी टॉक्सिसिटी क्या होती है और टॉक्सिसिटी को मैनेज कैसे करते हैं, बल्कि टॉक्सिसिटी का प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, ये हमारे उद्देश्य होने चाहिए। तो अगले एक दो क्लास में हम इस बारे में कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अपन शुरू करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। तो हमने पिछली बार इसका पहला अध्याय पढ़ भी लिया था और पहला अध्याय क्या था कि दवा काम कैसे करती है। तो अ ड्रग में एक्ट थ्रू अ रिसेप्टर
और नॉन रिसेप्टर बेस्ड मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये हो गया। अब नाउ व्हाट आर रिसेप्टर्स, तो लिख लीजिए, रिसेप्टर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये फिजियोलॉजी का टॉपिक है, आप लोगों ने पिछली बार बहुत बार पढ़ा होगा। तो रिसेप्टर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स विच अपॉन बाइंडिंग विथ अ लाइगेंड which upon binding with a ligand or another protein structure leads to an effect। ये तीन महत्वपूर्ण शब्द हैं रिसेप्टर की डेफिनेशन में। ठीक है, इसी तरीके से नॉन रिसेप्टर बेस्ड मैकेनिज्म कौन से होते हैं, तो नॉन रिसेप्टर बेस्ड मैकेनिज्म में आ जाएंगे। चैट में कोई लोग एग्जांपल दे सकते हैं क्या नॉन रिसेप्टर बेस्ड मैकेनिज्म का? चैट खोलिए जरा अपनी और जवाब देना शुरू करिए। ओ, किसी ने जवाब नहीं दिया अभी तक? अच्छा, दिया, बहुत बढ़िया। शोएब अहमद, शोएब ने दिया एंटासिड, वेरी गुड। और कोई एग्जांपल? रूपाली, एंटासिड्स, एंटासिड्स डिजिटैलिस, डिजिटैलिस इज ए गुड एग्जांपल। सौरभ अग्रवाल, सात्विका दुबे। अगर सौरभ आपने डिजिटैलिस का एग्जांपल पिछली क्लास से लिया है तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, गर्व की बात है। सात्विका बिल्कुल सही, एंजाइम बेस्ड, बहुत बढ़िया। और बताइए? डिजिटलिस बिकॉज इट एक्ट्स ऑन ए चैनल नॉट रिसेप्टर। कशिश, बहुत अच्छी बात बेटा। और कोई? लेग्जेटिव ड्रग्स, बहुत अच्छी बात है मयंक। चलिए, आप लोग ने इतना किया तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, इस तरीके से अपन आगे भी बढ़ जाएंगे। तो नॉन रिसेप्टर में सबसे पहला मैकेनिज्म आता है फिजिकल, है ना। फिजिकल में कैसा हो गया, जैसे एक प्रॉपर्टी होती है एड्सॉर्प्शन, आप लोग ने पढ़ा होगा। इसका जो सबसे जीता जाता एग्जाम्पल है वो एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, उसके कारण हम उसका एक्टिवेटेड चारकोल का काय में ही उपयोग करते हैं पॉइजनिंग मैनेजमेंट में। तो जो जहर व्यक्ति ने खाया है या जो दवा ज्यादा मात्रा में व्यक्ति ने खा ली है, अगर हम इसके बाद एक्टिवेटेड चारकोल पिला देते हैं तो एक्टिवेटेड चारकोल को काफी सारा जहर को या ड्रग को बाइंड कर लेगा एंड इट विल प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ दैट ड्रग एंड हेंस प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी। द नेक्स्ट एग्जांपल इज केमिकल। केमिकल में काफी सारे होते हैं। अच्छा नहीं, इसमें एक और है, चाहिए इसमें एक और एग्जांपल है जो बता जा सकता है, ऑस्मोलैरिटी, है ना। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है लेक्ट्यूलोज विच इज अ अनडाइजेस्टेबल शुगर। क्या होती है लेक्ट्यूलोज? अनडाइजेस्टेबल शुगर होती है, और इसके कारण ये जो लेक्ट्यूलोज होता है इट रिटेन्स वाटर विद इन द कोलोन, और इस वाटर के रिटेन होने के कारण वहां पर और डायरिया हो सकता है या फिर सॉफ्ट स्टूल्स हो जाते हैं, जिसको हम लेक्सेटिव एक्शन बोलते हैं। अभी किसी ने एग्जाम्पल भी दिया था। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले मैकेनिज्म की, और वो क्या है? केमिकल। तो केमिकल में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका आप लोग ने बहुत सुंदर, काफी बच्चों ने एग्जाम्पल दिया है, और वो है एंटासिड्स। एक दूसरा एग्जाम्पल होता है इसमें चीलेटिंग का, जैसे आयरन टॉक्सिसिटी होने पे हम एक ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल एडमिनिस्टर करते हैं विच बाइंड्स सर्कुलेटिंग आयरन और द आयरन विच इज प्रेजेंट इन द गट। इस तरीके से वो उसका एब्जॉर्प्शन रुक देता है और उसकी टॉक्सिसिटी रुक जाती है। इसका जो सबसे अच्छा कॉमनली यूज ड्रग है, एग्जाम्पल क्या है? डेस्फेरी
ऑक्सामिन, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आता है वो कौन सा है, एंजाइम, एंजाइम बेस्ड। जैसे अभी आप लोग कुछ बच्चों ने बताया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा मेरे को। और इसमें एक जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल आप लोग ने पढ़ा होगा वो क्या है, ACH। इसका क्या मतलब होता है, एस्टाइल कोलिन, एंटी सॉरी एस्टाइल कोलिन। और इसके लिए एक जो एग्जाम एग्जाम एंजाइम होता है जो इसको डिस्ट्रॉय करता है वो कौन सा होता है, एस्टाइल कोलिन एस्टरेज। तो कुछ ड्रग्स होती हैं विच इनहिबिट दिस एंजाइम, क्या करती हैं ये ड्रग्स, इस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं और इस तरीके से एस्टाइल कोलिन की एक्टिविटी बढ़ा देती हैं। तो जिन बीमारियों में एस्टाइल कोलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है उन बीमारियों में एस्टाइल कोलिन एस्टेज इनहिबिटर देंगे तो एस्टाइल कोलिन की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है, इस तरीके से कुछ बीमारी में राहत मिल जाती है। द अदर वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज HMG, कोए रिडक्टेज इनहिबिटर, ठीक है। कोई बता सकता है चैट बॉक्स में कि व्हाट इज द रूल ऑफ HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम, व्हाट इज द रूल ऑफ HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम। हाँ, वेरी गुड अरुण। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इनहिबिशन, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और अगर अपन इस ड्रग को यूज करते हैं, किसमें यूज करेंगे, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है। इस ड्रग का काम क्या होता है, हाइपोलिपिडेमिक होती है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटा देता है एंड इट एक्ट्स एज ए हाइपोलिपिडेमिक एजेंट। वेरी गुड, ठीक। तो ये तीसरा हो गया है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें तो कौन से हो गए अपने, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, एंजाइम बेस्ड हो गया। और कोई हो सकता है कि नॉन रिसेप्टर बेस्ड, फिजिकल, केमिकल, ये, चलिए। तो मेरे को लगता है इस तरीके से नॉन रिसेप्टर बेस्ड कंप्लीट हो जाते हैं अपने, और इसमें और एग्जाम्पल नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज विच इज मोर कॉमन। पिछली बार भी मैंने आप लोगों से पूछा था विच मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज मोर कॉमन। इसका हल अभी तक मेरे को मिल नहीं पाया है, पर मुझे क्या लगता है अमंग द ड्रग्स अवेलेबल इन अवर डेली यूज, receptor based mechanism is more common for drug action. Receptor based mechanisms are more common. अगर आप लोगों को इसका आंसर मिल जाए तो वो भी मेरे से साझा कीजिएगा, मेरे लिए भी लर्निंग होगी। ठीक, तो अब अपन पढ़ेंगे रिसेप्टर्स बेस्ड। ना रिसेप्टर बेस्ड अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, फिजियोलॉजी वालों ने पढ़ाया है, फिर हम जब पिछली क्लास में बैठे थे तब भी हमने पढ़ा था रिसेप्टर बेस्ड। तो हमने देखा था रिसेप्टर कितने प्रकार के होते हैं, 4 या 5 प्रकार के होते हैं। पर किसी ने एक क्लासिफिकेशन बहुत सुंदर दिया था, सेल सरफेस रिसेप्टर और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, दैट इज ऑल्सो गुड क्लासिफिकेशन। तो वी विल फॉलो द रिसेप्टर बेस्ड क्लासिफिकेशन फॉर आवर पर यूज। और ये कैसे होता है, 4 प्रकार का। सबसे पहले होता है रिसेप्टर एज आयन चैनल। इसका एग्जाम्पल दीजिए कोई चैट बॉक्स में। निको, सौरभ अग्रवाल, वेरी गुड। अमन बख्श, गाबा, गाबा रिसेप्टर एज आयन चैनल, हाँ ठीक है, गाबा भी सही एग्जाम्पल है। एस्टाइल कोलिन निकोटिनिक आदिति, गुड। रायनोडिन इज गुड, निकोटिनिक, ठीक। तो बहुत बढ़िया। तो एज आयन चैनल से कौन कौन से आ जाएंगे, एस्टाइल कोलिन और, अरे यार, एस्टाइल कोलिन, निकोटिनिक मस्कारिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक गैंग्लियोनिक रिसेप्टर्स। द अदर एग्जाम्पल कुछ भी, गाबा गामा अमीनोब्यूटरिक एसिड एट द गाबा ए ब्रेन में एंड गाबा बी
एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। बहुत सुंदर एग्जांपल दिया आप लोगों ने। ठीक, द नेक्स्ट इज रिसेप्टर एज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। तो इनमें क्या होता है, आप लोग पढ़ चुके हो पहले भी। कुछ एग्जांपल बताएंगे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के? मस्करेनिक, ठीक है, मस्करेनिक मान लेते हैं। और मस्करेनिक देखिए, अब इस एक ने एग्जांपल की ब्यूटी देखिए। ज्यादातर लोग क्या बोले, शिवांशु को छोड़ के बाकी लोग क्या बता रहे हैं, सेकंड मैसेंजर्स बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सेकंड मैसेंजर्स। ठीक, एडिनालिन्स। अब शिवांशु और शुभम केशरी आप दोनों के आंसर सही हैं। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में ये है ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर जिसकी कम से कम 7 चेनें होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन को वो करती हैं, पियर्स करती हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन टाइप के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके अंदर वाले एंड पे एक जी प्रोटीन होता है ना। नाउ व्हेन अ लाइगेंड बाइंड्स टू दिस रिसेप्टर देन दिस जी प्रोटीन गेट्स फॉस्फोरिलेटेड। क्या हो जाता है? दिस जी प्रोटीन गेट्स phosphorylated. Now after the phosphorylation of this gene, it leads to either increase of cyclic AMP, fall in cyclic AMP, और decreased, नहीं decrease तो कम ही होता है, increased cyclic GMP, increased IP3DAG pathway activity, और डिक्रीज इन IP3DAG पाथवे एक्टिविटी। तो ये सब क्या हुए, इसके सेकंड मैसेंजर हुए। क्या हुए? ये सारे सेकंड मैसेंजर्स हुए जिनकी एक्टिविटी को बदलता है। नाउ विद द चेंज इन एक्टिविटी ऑफ दीज सेकंड मैसेंजर्स देयर इज अ नेट इफेक्ट। सो दिस इज a good example. This is the mechanism of action of G protein coupled receptors and very beautiful examples given by Shivam and Shubham, adrenaline and मस्करेनिक रिसेप्टर्स जिस पे मस्करिन काम करती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। अब अपन आगे चलते हैं। तो आगे क्या है नेक्स्ट, रिसेप्टर्स विथ, ये क्या बोलेंगे इसको अपन, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स विथ एंजाइम एक्टिविटी। है ना। ठीक, तो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स विथ एंजाइम एक्टिविटी होती है, इनमें क्या होता है, ये देखा जाए तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स विथ एंजाइम एक्टिविटी, ये सब आप लोगों ने पिछले साल फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है। आज हम इसलिए दोहरा रहे हैं कि पिछले साल का आपको याद आ जाए एक, और आज हम आपको कुछ ड्रग्स याद करा पाए कि ये ड्रग्स इस मैकेनिज्म से काम करती हैं। तो नाउ दीज रिसेप्टर्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू 2, दोज विथ इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी and those without intrinsic enzyme activity। तो दोज विथ इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी ये भी थोड़ा सा क्लासिफाई होता है, वेदर डायमराइजेशन इज रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो डायमराइजेशन रिक्वायर्ड के जो बहुत सिंपल एग्जांपल है वो है इंसुलिन का। किसका है? इंसुलिन का। इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है ना। तो इनके साथ में क्या होता है, जैसे 2 रिसेप्टर हैं इंसुलिन के, दोनों के ऊपर आके
इंसुलिन का मॉलिक्यूल चिपक गया. नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस? They will dimerize, and after formation of these dimers, they will lead to tyrosine kinase activity and insertion of GLUT4 pumps in the cell membrane. These GLUT4 pumps then lead to glucose entry into the cells. ठीक है ना. तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर विद इंटेंसिक एंजाइम एक्टिविटी विद डायमेरेशन रिक्वायर्ड. इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन सा है? इंसुलिन. क्या है इसका एग्जांपल? इंसुलिन. ठीक है, चलिए. सो दिस इज वन. फिर जो जिनमें डायमेरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर इनके एग्जांपल्स हम देखें तो इनके एग्जांपल्स में आता है अपने पास ANP, एट्रियल नेचुरेटिक पेप्टाइड, ब्रेन डिराइव्ड नेचुरेटिक पेप्टाइड और ड्रग्स लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है, चलिए. तो दिस इज लेस कॉमन डेफिनेटली. देन वन विदाउट इंटेंसिव एग्जाम एक्टिविटी, तो इधर पे क्या होता है? इधर पे भी रिसेप्टर होता है, वो रिसेप्टर ऐसा होता है. ठीक है. एंड व्हाट हैपेंस इज व्हेन अ लिगेंड अराइव्स एंड इट बाइंड्स टू द रिसेप्टर, देन a JAK protein will come to this receptor and get phosphorylated as JAK phosphate. ठीक है. Now the phosphorylated receptor now moves into the nucleus. काय में चले जाता है ये? न्यूक्लियस में. अभी न्यूक्लियस कैसा होता है? न्यूक्लियस के अंदर ये जाता है तो वहां पे इट कंबाइंस विद द स्टेट प्रोटीन्स, या नहीं, थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने आपको. ये फॉस्फोरिलेशन नहीं होता इसका. वंस इट द लिगेंड कम्स इन बाइंड्स विद द रिसेप्टर, द JAK प्रोटीन्स form a complex with state proteins. Now this complex then moves into the nucleus and leads to increased transcription, increased translation, and this then leads to increased proteins, increased protein synthesis, and this increased protein synthesis then leads to effects. And the classical example of this pathway is the interleukin 2, interleukin 6, and these hormones work via the JAK state pathway. ठीक है. JAK का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कोई बता सकता है? What does JAK and state stand for? अगर ये मतलब आप लोगों को मालूम होगा तो आप लोगों को सब बन जाएगा. बताइए. जानस काइनेसिस, हर्षिता वेरी गुड, आदिति सात्विका वेरी गुड बेटा. और स्टेट का मतलब क्या होता है? स्नेही शारदा गुड. व्हाट डज दिस स्टेट स्टैंड फॉर? सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर प्रोटीन. वेरी गुड, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर प्रोटीन. ठीक. तो दिस JAK स्टैंड्स फॉर Janus kinase and
The status stands for signal transducer and activator proteins. गुड। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ लिया अभी, ठीक है ना। तो ये दिस वाज अवर थर्ड रिसेप्टर टाइप। अब हम चौथी रिसेप्टर पढ़ेंगे। चौथा रिसेप्टर क्या है? चौथे आर इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। क्या कहलाते हैं ये? इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस आर, हमने पिछले बार भी पढ़े थे। व्हाट आर दे? दे आर glucocorticoid, mineralocorticoid, steroids, the fat soluble vitamins like vitamin A, D, E, K, नहीं A, D बस, ठीक है। और कौन से हो सकते हैं? इसका एक एक्सेप्शन है एंड दैट इज थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन इज वाटर soluble, still it acts within the nucleus. Rest all are lipid soluble drugs, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 4 प्रकार के रिसेप्टर और उनके साथ होने वाले एग्जाम्पल्स पढ़ लिए, उनको एक्टिवेट करने वाली ड्रग्स के एग्जाम्पल पढ़ लिए, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ड्रग और रिसेप्टर के बीच में होता क्या है, या नहीं पहले अपन, हाँ ठीक। सो इनका टाइम ड्यूरेशन या लेटेंसी देख लेते हैं अपन। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन अ ड्रग बाइंड्स विद, हाउ डज अ ड्रग बाइंड्स विद द रिसेप्टर? ये इंटरेक्शन कैसा होता है? दिस इंटरेक्शन कुड बी a covalent one or non-covalent one, ठीक है। अब ये नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है, इसके एग्जांपल्स अगर आप लोगों को याद होंगे तो उनमें एक होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस, दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स और तीसरा होता है आयोनिक बॉन्ड्स। अगर मैं गलत रहा हूं तो कुछ चैट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा, और कोई होते कि नॉन कोवेलेंट में? एग्जांपल दीजिए चैट बॉक्स में। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस? पढ़ा होगा आप लोगों ने पिछले साल। थोड़ा जल्दी करिए। जो मैं सिस्टम ही सो गया, किसी को याद नहीं है? नाउ दिस इज वेरी पुअर, ठीक। और कोवेलेंट बॉन्ड में तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड विच कुड बी अ CO या OH टाइप ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। चलो, अब इन दोनों में फर्क क्यों है? ये दोनों हम पढ़ना क्यों चाहिए? ये दोनों हम इसलिए पढ़ना चाहिए कि मोस्ट ऑफ दीज इंटरेक्शंस आर इरिवर्सिबल। कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। वंस अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, इट डजंट डिसोसिएट फ्रॉम द लाइगेंड। एक एग्जांपल ये है, ठीक है। तो दीज आर यूजली इरिवर्सिबल। या रुक जाइए, these are usually irreversible while these are reversible, ठीक है। these interactions lead to long lasting effect,
है ना, दे मे बी हैविंग शॉर्ट लास्टिंग एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो होते हैं इनके जो क्लासिकल एग्जांपल्स होते हैं, इवन ए ड्रग विथ शॉर्ट half life may have a long lasting effect. This is classically defined as hit and run drugs, and the examples in this class are aspirin as antiplatelet agent, agent और दूसरा हो जाता है ओमेप्रेजोल या पेंटोप्रेजोल, जो हम एसिडिटी के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट, दीज आर यूजली 1-to-1 इंटरेक्शन। ठीक है, और कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, इसलिए बहुत बार इनको हम सुसाइडल इनहिबिशन के नाम से भी जानते हैं। अगर एक बार एक एंजाइम से ये ड्रग बाइंड कर गई तो इट फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड, so with that drug will only be inhibiting the single enzyme, और इसके बाद वो ना तो दवा काम की होती है ना वो एंजाइम काम का होता है, इसलिए इसको अपन सुसाइडल इनहिबिशन भी बोलते हैं या सुसाइडल इनहिबिटर्स भी बोलते हैं। तो हिट एंड रन ड्रग्स एंड द ड्रग्स विच आर सुसाइडल इनहिबिटर्स, दे आर वेरी common examples of drugs which interact with their receptors in a non-covalent covalent mechanism। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो देख लेते हैं अपन। One of those examples is clavulanic acid, a beta lactamase inhibitor, which binds, आप लोगों ने इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल सुना होगा जो आजकल बहुत काम भी आ रहा है, वो क्या है, एमोक्सिसिलिन क्लेवुलैनिक एसिड एंड विच इज एंटी माइक्रोबियल। ठीक, सो एंड व्हाट इज द नेक्स्ट, द नेक्स्ट इंटरेक्शन इज नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन और वंडर वॉल्स फोर्सेस, the interaction which is mediated by van der Waals forces, hydrogen bonding and ionic bonds. These are usually reversible and short lasting. अगर इसके एग्जांपल्स आप लोगों को देखने हो तो कौन सा हो सकता है, बीटा ब्लॉकर्स विथ बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर। कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ बीटा ब्लॉकर, बता सकते हो आप लोग, चैट बॉक्स में बताइए। पढ़े आप लोग ने, हाँ वेरी गुड स्नेही, प्रोप्रेनोलॉल इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ बीटा ब्लॉकर, प्रोप्रेनोलॉल, है ना। ठीक, वेरी गुड, चलिए। सो दिस वाज द टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अ ड्रग एंड अ रिसेप्टर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 4 रिसेप्टर टाइप, इन चारों रिसेप्टर के बीच में फर्क क्या होता है, क्यों हमारे पास ये 4 प्रकार के रिसेप्टर हमें लगते हैं या देखने में मिलते हैं। तो हमने पढ़ा रिसेप्टर
we can compare these receptors, the receptors which act as ion channel, GPCR, or transmembrane receptors with enzyme activity, and the last are intranuclear receptors. हम देखते हैं इनके बीच का फर्क क्या है। तो वन ऑफ द फॉरमोस्ट डिफरेंस इज इन लेटेंसी। लेटेंसी को अपन और क्या से बोल सकते हैं? ऑनसेट ऑफ एक्शन, है ना, कि कब काम करते हैं। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। कौन से? आयन चैनल रिसेप्टर, दे आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। तुरंत बाइंड करते हैं, तुरंत डिपोलराइजेशन करते हैं और असर खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है, अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाकर एनएमजे रिसेप्टर साथ बाइंड करता है तो इट ओपन्स अप द एनएमजे रिसेप्टर, लीड्स टू सोडियम एंट्री, डिपोलराइजेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड एंड ऑफ इफेक्ट। सो दे आर वेरी इंस्टेंटेनियस, तुरंत काम करते हैं। इसको अपन और अच्छे से कैसे बोल सकते हैं? इंस्टेंट रिस्पॉन्स, है ना। जबकि जो जीपीसीआर प्रोटीन होते हैं या जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, इनका जो रिस्पॉन्स है वो मिनट्स में आता है। इट टेक्स सम मिनट्स। दे आर नॉट इंस्टेंटेनियस। ठीक है, जैसे अगर हम बीटा एगोनिस्ट देंगे, एडिनालिन देंगे एक पेशेंट को, तो आफ्टर सम मिनट्स इट विल लीड टू ब्रोंकोडायलेटेशन। ठीक है, और इसमें क्या लगेगा? कुछ मिनट लगेंगे। ठीक है, पर इनकी, ठीक है अभी अपन बात करते हैं। देन वी हैव ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स विद एंजाइम एक्टिविटी, दे टेक मिनट्स टू आवर्स, है ना। जैसे एग्जांपल पढ़ा था अपन ने इंसुलिन रिसेप्टर, एंड इट लीड्स टू ग्लूकोज अपटेक, एंड दिस अपटेक स्टार्ट्स आफ्टर सम 10-15 मिनट्स। ऐसा नहीं होता कि इंसुलिन दिया और तुरंत हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। अपन इंसुलिन देते हैं, इंसुलिन देने के घंटे बाद हाइपोग्लाइसीमिया होगा या शुगर लेवल कम होंगे, तुरंत नहीं होता। फिर आखिरी कौन से? इंटरन्यूक्लियर रिसेप्टर्स, दे टेक आवर्स टू वीक्स। और इनके जो एक्शन होता है उसको अपन एक तरीके से बोलते हैं जीनोमिक एक्शन। क्या बोलते हैं? जीनोमिक एक्शन। क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे, फिर ट्रांसलेशन होगा, उसके बाद प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन जाके असर दिखाएगा। इसमें हफ्तों लग जाते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्राइटेरिया बाय विच वी कैन डिफरेंशिएट देम आर इज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो अगर इधर पे देखें तो इधर पे जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत शॉर्ट लास्टिंग होता है। एसिटाइलकोलिन गया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, इट विल कॉज मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड दिस मसल कॉन्ट्रैक्शन विल एवेड विद इन फ्यू मिनट्स और विद इन नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स। तो ये कैसे होते हैं? शॉर्ट और वेरी शॉर्ट लास्टिंग। ये जो एडिनली इंड्यूस्ड ब्रोंकोडायलेशन होता है ये थोड़ा सा लॉन्गर होता है एंड इट कैन द इफेक्ट्स कैन बी सीन फ्रॉम मिनट्स टू आवर्स। ठीक है, नाउ विद दिस इंसुलिन ग्लूकोज अपटेक द इफेक्ट कैन बी सीन अप टू फ्यू आवर्स। ठीक है, और ये जो होता है इंट्रान्यूक्लियर रिसेप्टर, इनके जो असर होते हैं वो डेज टू वीक्स टू मंथ्स देखने मिलते हैं। आज के परिपेक्ष में एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मोस्ट ऑफ द कोविड पेशेंट्स हु आर ऑन स्टेरॉइड्स एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज और पर्सनल हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, दे आर सफरिंग फ्रॉम स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया। क्या हो रहा है उनको? स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। और ये जो स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया है ये अपने को तीसरे चौथे दिन देखने को मिलता है।
पर ये कम से कम महीने भर रहता है। आप दवा बंद भी कर दो, उसके बाद भी महीने भर आपको शक्कर बढ़ी रहती है, उसको मैनेज करना होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीनोमिक एक्शन डेज टू वीक्स टू मंथ्स। गुड, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एम्प्लीफिकेशन। तो यहाँ पे 1:1, एक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, एक न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर। तो यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन देखने नहीं मिलता। अगर हम 100 मॉलिक्यूल एसिटाइलकोलिन के देते हैं तो हमें 100 रिसेप्टर्स पर ही एक्टिवेशन देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलता। तो यू डोंट गेट एम्प्लीफिकेशन इन द रिसेप्टर आयन चैनल। ठीक है। अब अगर अपन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पे जाते हैं तो हमें सम एम्प्लीफिकेशन देखने को मिलता है। तो इधर पे एम्प्लीफिकेशन यस मिलता है। इसी से ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स पे आएंगे तो एम्प्लीफिकेशन अपने को देखने को मिलता है यस, और यहां पर जाते हैं तो एम्प्लीफिकेशन इज वेरी लार्ज। आप एक ये ईस्ट्रोजन का 2 ईस्ट्रोजन के मॉलिक्यूल दे दो, दोनों ईस्ट्रोजन के मॉलिक्यूल डायमर बनेंगे, डायमर बन के न्यूक्लियस में जाएंगे एंड इट विल लीड टू सिंथेसिस ऑफ 100 ऑफ प्रोटीन्स। सो इट हैज ए ह्यूज एम्प्लीफिकेशन। इसलिए अगर आप देखोगे जितनी भी ड्रग्स होती है, स्टेरॉइड्स होते हैं, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, फिर अपना थायराइड हार्मोन होता है, इनके इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं एंड दे एग्जिस्ट देयर फॉर मंथ्स। द लास्ट इज द क्या बोले अपन, टाइप ऑफ इफेक्ट सीन, डिफरेंशियल एक्टिविटी। अभी तक हम क्या सुनते हैं कि रिसेप्टर और ड्रग दे आर लॉक एंड की मॉडल। एक ड्रग एक रिसेप्टर के साथ ही काम करता है और उसी को खोलता है ना। क्या करता है, एक ड्रग एक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और उसको लॉक को खोल देगा। तो ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस है जो अपन पढ़ते थे, पर अब ऐसा नहीं है। डिफरेंशियल एक्टिविटी इज नॉट सीन इन द फर्स्ट 3 रिसेप्टर्स। ठीक है, बट इट इज वेरी वेल सीन इन स्टेरॉइड द इंटरन्यूक्लियर रिसेप्टर्स। व्हाई? आई गिव यू एग्जांपल। यहाँ पे देखने मिलती है। एक ऐसी बात है कि ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर 2 प्रकार के होते हैं। सारे स्टेरॉइड हार्मोन के 2 प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, ईआर अल्फा और ईआर बीटा। जब ईस्ट्रोजन जाके इनके साथ बाइंड करता है, estrogen goes and binds with these receptors, so they undergo dimerization, and what will be the end result? You will have dimers as ER alpha alpha, ER alpha beta और ER beta beta। तो आपने क्या दिखा, you have same ligand, you have different receptor monomers, different combinations, and they lead to different effects। अगर मैं आपको बताऊं डिफरेंट इफेक्ट्स तो कैसे होगा, आप बोन में देखोगे तो बोन में यही रिसेप्टर दे लीड टू बोन इलोंगेशन, and these same receptors they lead to cessation of bone growth। इसका एक बहुत सीधा सा एग्जांपल जो हमें बहुत कॉमनली दिखने मिलता है, क्या है कि लड़कियों की हाइट शुरू में बहुत तेजी से बढ़ती है, बट अल्टीमेटली दे आर शॉर्ट हाइटेड एज कंपेयर टू द सिमिलर मतलब मेल पॉपुलेशन। ठीक है, लड़कियां शुरू में बहुत तेजी से बढ़ती हैं पर उनकी अल्टीमेट हाइट कम होती है एज कंपेयर टू इक्विवेलेंट और सियामीज ट्विंस। अगर अपन देखें तो अगर एक भाई बहन पैदा हुए हैं एक साथ, जिनको अपन नॉन सियामीज ट्विंस बोलते हैं, तो उनमें भी लड़की की हाइट तेजी से बढ़ेगी और वो छोटी रह जाएगी, जबकि लड़का लंबा निकल जाएगा। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स ओनली। ठीक है, हम इसके लिए क्या यूज कर लेते हैं, वी ट्राई टू डेवलप ईस्ट्रोजन मॉलिक्यूल्स
विच प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स। और इस तरीके से हम ईस्ट्रोजन के डिफरेंशियल इफेक्ट का लाभ उठा लेते हैं और काम कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द 4 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक, अब अपन पढ़ते हैं इसके आगे क्या होगा। कितना समय हो गया? 2:54। ठीक, आखिरी कुछ मिनट का डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक, तो अभी तक हमने पढ़ा है कि ड्रग में इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर और नॉन रिसेप्टर मैकेनिज्म एंड विल लीड टू अ इफेक्ट। अब बात होती है कि हाउ टू डिस्क्राइब दिस इफेक्ट। तो दिस इफेक्ट कैन बी डिस्कस्ड एज described as, this effect can be described in quantitative terms और क्वालिटेटिव टर्म्स। ठीक है, हम पढ़ते हैं व्हाट डू मीन बाय क्वांटिटेटिव। तो हमने एक दवा दी, ड्रग, और यहां पे उसका रिस्पॉन्स प्लॉट किया। तो जब हमने ड्रग इतनी दी तो रिस्पॉन्स इतना आया, जब हमने ड्रग डबल दी तो रिस्पॉन्स इतना आ गया, जब हमने ड्रग 3 गुना दी तो हमें रिस्पॉन्स ऐसा मिल गया। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ डोज रिस्पॉन्स कर्व। ठीक है, क्या हुआ? दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ डोज रिस्पॉन्स कर्व। ठीक ठीक, अब इस डोज रिस्पॉन्स कर्व में अपन क्या क्या देख सकते हैं? तो दिस बिकम्स अ एग्जांपल और वे टू ascertain द क्वांटिटेटिव इफेक्ट्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव अगर अपने को भी पढ़ना हो तो वो कैसे पढ़ते अपन? विद द हेल्प ऑफ डोज रिस्पॉन्स कर्व्स। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें सवाल आता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव एफर्ट। तो क्वालिटेटिव एफर्ट का लिए क्या होगा? क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, कैसे समझ सकते हैं? किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिलता है। अभी तक हम ये सोचते हैं कि ड्रग जिसको हम ताले की में चाबी के रूप में देखते हैं और रिसेप्टर जिसको ताला देखते हैं, तो हम क्या सोचते हैं? जब भी ताला में चाबी लगेगी तो रिसेप्टर खुलेगा ही, है ना। अभी तक हम ये सोचते हैं वेन एवर रिसेप्टर बाइंड्स टू अ ड्रग देन इट विल प्रोड्यूस एन इफेक्ट। ये क्लासिकल कंसेप्ट है। क्लासिकल कंसेप्ट क्या है? कि अ ड्रग विल बाइंड विद द रिसेप्टर एंड लीड टू एन इफेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इफेक्ट। इसको अपन ऐसा समझ सकते हैं कि सही चाबी लगाएंगे तो ताला खुल जाएगा, गलत चाबी लगाएंगे तो ताला नहीं खुलेगा, और ज्यादा ताकत लगाएंगे तो ताला खराब हो जाएगा, है ना। डू यू पीपल एग्री विथ मी? यस और नो? लिखिए चैट बॉक्स में यस और नो। चलो, मतलब आप लोग अभी ध्यान से सुन रहे हो, ये अच्छी बात है। हर्षित, शिवांशु, मीनाक्षी, बिटेन, कुसुम तोली, दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक अपन ने क्या दिखा कि ताले में अगर अपन चाबी लगाएंगे ताला खुल जाता है। अभी तक का हमारा कंसेप्ट ये था, पर ऐसा नहीं है।
ताले में चाबी लगाने पर या तो ताला खुलेगा या नहीं खुलेगा, या ताला खराब हो जाएगा, है ना। ये 3 प्रकार के असर मिल सकते हैं। तो ये हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ इफेक्ट। तो इसका एक आज इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, अगली बार इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ इफेक्ट क्या हो सकता है? इफ द कॉम्बिनेशन मिमिक्स द इफेक्ट ऑफ एंडोजेनस लाइगेंड, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ड्रग को क्या बोलेंगे? द कॉम्बिनेशन ड्रग रिसेप्टर। if the drug combination DR mimics the effect of endogenous ligand, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? बताइए एग्जांपल या एक्टिविटी का नाम बताइए। वेरी गुड दीपक, हर्षिता, सौरभ, कशिश, रूपाली, वेरी गुड। इसको अपन क्या बोलेंगे? एगोनिस्ट बोलेंगे। इसका एक बहुत सीधा सा एग्जांपल समझना हो तो बताता हूं मैं आपको। एड्रीनलिन binds to beta receptor, beta 2 receptor in the lung and leads to bronchodilation. ठीक है। The same adrenaline binds with beta 1 receptor in heart and leads to tachycardia. ठीक है। तो अब ये फिजियोलॉजी में था, ये अपन ने फर्स्ट प्रॉफ में पढ़ा। अब सेकंड प्रॉफ में क्या हो जाएगा? इसके एग्जांपल्स मिल जाएंगे। एज अ ड्रग salbutamol binds with the beta 2 receptor in the lung and leads to bronchodilation. और orciprenaline binds with the beta 1 receptor, नहीं, इधर पे थोड़ा सा कंफ्यूजन, ठीक करता हूं। इंक्रीज कॉन्ट्रेक्टिलिटी। व्हेन यू टॉक ऑफ ड्रग्स, तो अब क्या हो जाएगा? ये ड्रग नोन एज डोब्यूटामिन, ये सेकंड प्रॉप का ज्ञान है ना। नाउ दिस डोब्यूटामिन बाइंड्स विद द बीटा 1 रिसेप्टर एंड लीड्स टू इंक्रीज कॉन्ट्रेक्टिलिटी। ठीक है। तो अब इनको अपन क्या डिफाइन करेंगे? तो साल्बुटामोल is a agonist at beta 2 receptor. Dobutamine is a agonist at beta 1 receptor. ठीक है। चलिए, ऑल्टरनेटली अब ये तो कहानी हो गई मिमिक्स द इफेक्ट ऑफ एंडोजेनस लाइगेंड। सेकंड में आएगा ब्लॉक्स द इफेक्ट ऑफ एंडोजेनस लाइगेंड। इसको क्या बोलेंगे अपन? लिखिए चैट बॉक्स में। हर्षिता, हिमांशु, रिचा, श्रेया, रिचा, सोनी, वेरी गुड। इनको हम क्या बोलेंगे? एंटागोनिस्ट। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा ड्रग्स लाइक प्रोप्रेनोलोल which interact with the beta 1 receptor and beta 2 receptor, and they prevent
एड्रीनलिन इंड्यूस्ड ब्रोंको डायलिटेशन और inhibit adrenaline induced rise in cardiac contractility। ठीक है, इसमें कुछ गलत है? हाँ या ना सर? डज एवरीबडी एग्री विथ मी? यस और नो? यस। इधर रिसेप्टर गलत लिख दिए थे मैंने। ठीक है, सो व्हाट इज दिस प्रोप्रेनोल? प्रोप्रेनोल इज अ एंटागोनिस्ट। क्या है ये? एंटागोनिस्ट। ठीक है, सो अब आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा, अगली बार जब हम मिलेंगे तो वी विल बी थिंकिंग अबाउट या डिस्कसिंग अबाउट सिंपल डोज रिस्पॉन्स कर्व, सेमी लोगैरिथमिक डोज रिस्पॉन्स कर्व, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व और सेमी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सिंपल, सेमी लोगैरिथमिक, क्वांटल और डोज रिस्पॉन्स कर्व। ये हो जाएगी। वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट पार्शियल एगोनिस्ट, नहीं, एफिकेसी, पोटेंसी, पार्शियल एगोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट। ठीक है, सो अगली बार के लिए मैं आप लोगों के को एक होमवर्क देना चाहूंगा कि थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिएगा कि व्हाट इज सिंपल डीआरसी, सेमी लोगरिथमिक डीआरसी, क्वांटल डीआरसी, एफिकेसी किसको कहते हैं, पोटेंसी किसको होते हैं, पार्शियल एगोनिस्ट क्या होते हैं, इनवर्स एगोनिस्ट क्या होते हैं। और इसी के साथ में हम अगले मंगलवार को मिलेंगे दोपहर में 2 से 4 बजे के बीच में, 3 बजे के बीच में। अगर आप लोग तैयार हो तो यह भी बताइएगा, अभी बता दीजिए कि अपन लोग ये क्लास 3:30 तक चला सकते हैं क्या? आर यू पीपल कंफर्टेबल? चला सके तो अच्छी बात है, नहीं चला सकें तो भी कोई बुराई बात नहीं है, पर आप लोग जरूर बताइएगा। सो दिस इज मी डॉक्टर सचिन कुचिया, और अभी आज तारीख है 4/5/21। विल विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट क्लास ऑन 11th मई। ठीक, अब मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि सब लोग सीधे बैठ जाएं, लंबी गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ शांति मंत्र करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हो, तो इस तरीके से आज की क्लास समाप्त होती है। मेरा विश्वास है कि आप लोग अपने आसपास कोविड से ग्रसित लोगों की मदद कर रहे होंगे। मेरा आग्रह है आपसे कि आप लोग वो मदद जारी रखिएगा। अगर कुछ सहयोग लगता है तो वह भी मांगिएगा, हम उसके लिए भी आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सब स्वस्थ रहिए, सबल रहिए और लोगों के लिए प्रेरणादायी बनिए। इसी कामना के साथ धन्यवाद। राम राम। ओए
स्क्रीन शेयरिंग बंद करिए ना। क्लास छोड़ दें।